सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th स्टैंडर्ड में सोशल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि किस तरीके से हम पढ़े, टाइम कम पड़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, मात्र देखा जाए तो 40 डेज ही रह गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट होने के लिए, 40-45 डेज। तो यार मेहनत करना है आप लोग को। और मैं अगेन आपको बता चुका हूँ कि अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और मेहनत करोगे तो ही शायद 90 के करीब पहुंचोगे, क्योंकि ये 90 पार सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक वो 90 पार का सपना सपना ही रह जाएगा। तो जो बच्चे 50-60-70% के आसपास अटके थे उनको लाना है 85-90%। सपना देखा है आपने कि यार हमारा भी कभी 90% दिखे हमारे, तो ये पॉसिबल तब होगा जब आप अपने एंड से मेहनत करोगे। देखो मेरा काम है आपके लिए मेहनत करना। मैं पिछले 5-6 साल से लगातार आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस आपके लिए पढ़ा रखा हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया, कोई चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो SST की भी, बाकी साइंस और मैथ्स की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसका तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखा है और काफ़ी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग शायद नहीं करोगे तो मिस कर दोगे। लेकिन SST के लिए भी, यानी सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ के लिए भी, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ा के रखा है। उसके प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। उन लेक्चर्स को आप 2x की स्पीड पे लगाइए और फटाफट से वीडियोस को देख के चैप्टर्स को समझ लीजिए। चैप्टर्स के अंदर जो कैरेक्टर्स है उसके नाम को समझ लीजिए, क्या स्टोरी लाइन है वो समझ लीजिए, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसकी प्रिपरेशन आपने नहीं किया, जिसको आपने बाय हार्ट नहीं किया है, तो भी अपने ओन लैंग्वेज में आप आंसर शीट में लिख कर आ पाओगे अपने आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मन लगा के मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट करोगे पढ़ के उतना आपके लिए अच्छा है। और क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है बाय डाइजेस्ट, बाय 21, जो भी आप बुक यूज करते हो उससे। तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग ऑल्सो। एंड कमेंट सेक्शन में भी आप लिख देना कि आप अब की बार 90 पार विद JR ट्यूटोरियल्स के साथ हो कि नहीं, ठीक है। तो कमेंट में लिख देना। आज का वीडियो है पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए भी कई सारे कंटेंट्स अपलोड हो रहे हैं, पहले से भी काफ़ी कम कंटेंट है, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात करते हैं, काफ़ी लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ठीक है ना, हिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटिकल साइंस क्या है, 12 मार्क्स का तो आता है, ठीक है ना। 12 मार्क्स का ही पूरा आता है। पूरे 10th में पॉलिटिकल साइंस का वेटेज सिर्फ 12 मार्क्स का है। लेकिन क्या इसको हमें इग्नोर करना चाहिए? नहीं। अब मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आता है जो कि कंसेप्ट चार्ट मात्र 2 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि 2 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स से शायद आपका लगभग 0.5%, 1% डिसाइड हो जाए, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और आज के इस वीडियो में सारे कंसेप्ट चार्ट एक ही वीडियो के अंदर, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, एक ही वीडियो के अंदर पूरे पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट चार्ट पढ़ा दूंगा। और ये कंसेप्ट चार्ट जब देख लोगे तो कंसेप्ट चार्ट तो प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन इसके हेल्प से कई सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो MCQs में आ जाए, चाहे वो गिव रीजन में आ जाए, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में आ जाए, चाहे किसी और क्वेश्चन में आ जाए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.25 की स्पीड लगा लेना, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, जिससे कम समय में आप वीडियो को कंप्लीट कर पाओगे और इसको फिर बाद में बाय हार्ट कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप बहुत जरूरी है, ज्वाइन कर लेना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि बाकी के नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम अपलोड करेंगे PDF के फॉर्म में, वो यहाँ पे अपलोड होगा, तो आप मिस ना कर लो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन करके रख लो। और 10th स्टैंडर्ड के बाद जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो शायद हमारा साइंस वाला और कॉमर्स वाला चैनल है जिसका नाम है JR कॉलेज चैनल, उस पर जुड़ोगे तो अभी से ही अगर टाइम मिले तो एक बार सब्सक्राइब करके रख लो। बस इतना ही बोलना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो फटाफट से जाओ, सब्सक्राइब कर लो और लाइक इस वीडियो पे कर लो यार, जितना हो सके। 5000 मैंने लिख रखा है, अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा। एक समय आएगा वो भी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से कंसेप्ट चार्ट की, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले देखो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, दैट इज फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, अच्छी सरकार का फीचर्स क्या होना चाहिए? पहली बात तो वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा, इफेक्टिव होनी चाहिए, एफिशिएंट गवर्नमेंट होनी चाहिए। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग, यानी कि जो भी वो काम कर रही है कुछ छुपा के ना करे, पब्लिक के ट्रांसपेरेंसी रह के करे, ताकि हम जैसे आम जनता जिन्होंने उनको वोट किया है, जिन्होंने उनको जिताया है, सरकार बनवाने में हेल्प की है, हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो हमें भी अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। इसके अलावा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इस कंसेप्ट चार्ट के अंदर। इसके अलावा बेसिक प्रिंसिपल एंश्रीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखी हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए भी, और जो संविधान में बिलीव करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है, उनके लिए भी, जो कि है राइट टू इक्वालिटी, सबको एकता का हक है। राइट टू फ्रीडम, जब से हम आज़ाद हुए तब से तो हमें फ्रीडम का हक है, कोई हम पे दादागिरी नहीं कर सकता, ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत पावरफुल हो, मिला हो, लेकिन कोई भी इंसान आपके ऊपर हक नहीं जमा सकता। दैट इज़ द राइट टू फ्रीडम। राइट टू रिलीजन एंड कल्चर, आपका जो रिलीजन अपनाने का मन करे, जो कल्चर अपनाने का मन करे वो आप कर सकते हो, ये हमारे संविधान में लिखा है। और राइट टू एजुकेशन, यानी आपको पढ़ने लिखने का पूरा पूरा हक है, कोई रोकता है आपको पढ़ने से? नहीं रोक सकता, आज की डेट में कानून बने हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखना। नेक्स्ट आप बात कर ले एट्रीब्यूट्स इन द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो भी हमारे चुने हुए लोग होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, विश्वासदार होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी, रिस्पेक्ट पब्लिक ओपिनियन, यानी
लोगों की बात सुने। ऐसा नहीं है कि भाई अपनी मनमानी कर रहा है, एक बार जीत लिया, पहले तो आते हैं वोट मांगने के लिए, भीख मांगते हैं हमारे सामने। करेक्ट है, ऐसे ही लोग होते हैं ना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा आपके लिए, कर दूंगा। कुछ लोग तो पैसे बांटते हैं और क्या क्या बांटते हैं पता नहीं, कमेंट कर देना। लेकिन बाद में काम निकलने के बाद तू कौन मैं कौन करते हैं कि भाई कौन सी जनता हम नहीं जानते, उल्टा जनता को परेशान करते हैं। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक का रिस्पेक्ट करे, ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए कोई भी रिप्रेजेंटेटिव का। एफिशिएंट होना चाहिए, काम करने आना चाहिए। इसके अलावा लॉज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड सिक्योरिंग द डेवलपमेंट, यानी वुमेन्स के लिए क्या क्या लॉज बने ताकि उनके मतलब प्रोटेक्ट किया जा सके उनको, उनके सेफ्टी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत सारे वुमेन्स जो है वैसे तो इन लॉज का यूज़ करती है, ठीक है ना, बहुत सारे केसेस सुनने में आए। लेकिन लॉज कौन कौन से हैं वो सुन लो पहले। पहला लॉ है 1952 में बनाया गया, राइट टू एलिमिनी, यानी अगर डाइवोर्स होता है, जैसे किसी कारणवश हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं, तो वाइफ जो होती है वो हस्बैंड से पैसे डिमांड करती है। और आपने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे केसेस सुना होगा कि डिवोर्स भी हो गया, इतने पैसे भी लेके गई। तो इंसान आदमी जो होता है ना कहीं हर जगह से हार जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, जो बिकॉज इंडिया ने कानून ही ऐसा बनाया जो फीमेल्स को हेल्प करता है। बट उस टाइम में सिचुएशन वैसी थी, बट अभी इक्वल कर देना चाहिए, या फिर दोनों जगह सेम रखो, ठीक है ना, या तो देना ही ना पड़े पैसा या तो दोनों को मिले, ठीक है, ये समझ लो। तो इसीलिए वुमेन बहुत सारी मिसयूज़ करती है। कुछ ऐसे भी है प्रॉपर्टीज, फादर की प्रॉपर्टी में भी हक मान सकती है, ऐसा भी कुछ लॉ है। 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये तो जरूरी है, करना ही चाहिए। पहले के ज़माने में दहेज प्रथा थी, आज भी है, कहीं ना कहीं हो रही है चोरी छुप के, ठीक है। लेकिन डाउरी जो है दहेज लेने का प्रथा, उसको बैन किया गया था 1961 में। 1961 में एक और कानून है फीमेल्स के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, यानी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, तो उनको छुट्टी मिले और उनको हेल्प मिले कुछ। तो 1923 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी एक कानून बनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फीमेल्स के हक में बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस है। तो पहला है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, देखो इसमें रोल ऑफ वोटर्स है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट के। तो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, वैसे आज के डेट में इलेक्शन कमीशन पता नहीं काम कर रहे हैं भी कि नहीं, बहुत सारे वीडियोस तो हम देखते हैं कि भाई वोट चोरी हो रही है, ये हो रही है, सुना है ना, आपने भी सुना होगा। तो इलेक्शन कमीशन का इसमें बहुत बड़ा घोटाला है या फिर मिले हुए हैं, ऐसा भी हमें सुनने में आता है। लेकिन जो भी है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट, यानी वोटर लिस्ट को बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। फिर टाइम टेबल और प्रोग्राम कब होगा इलेक्शन का, ये डिसाइड करना। फिर जो पॉलिटिकल पार्टी से उनको रिकॉग्निशन देना, मतलब मान लो आपकी पार्टी है, आपको पार्टी खोलना है, तो उसको रिकॉग्निशन देना, ये सारी चीज़ इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इसके अलावा रोल ऑफ वोटर्स, हम जैसे वोटर्स का क्या काम है कि हमें देखना होता है कि हमारा नेम प्रॉपर रजिस्टर हुआ कि नहीं, हम वोट डाल रहे हैं कि नहीं, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है, ठीक है ना, जो ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो, ये वैसे लोग हैं कि नहीं। और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है और उनके जो कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जिनको वोट देना होता है हमें, वो उनका रोल क्या है। तो आफ्टर डेट्स ऑफ इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने इलेक्शन जीता है। इसके अलावा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ये प्रॉपर एप्लीकेशन भरते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, आचार संहिता बोलते हैं हम हिंदी में इसको, ठीक है। इस कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि आप कोई रैली नहीं कर सकते उस टाइम पे, आप पैसे नहीं बांट सकते, पकड़े जाते हैं, बहुत सारे लोग केसेस सुनने में आते हैं, क्योंकि इंडिया है भाई, सब चलता है कहीं ना कहीं, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देख सकते हो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, पहला कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी किस जगह से इलेक्शन होगा वो होता है। फिर वोटर लिस्ट फाइनलाइज होता है, फिर कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है और उसकी जांच पड़ताल होती है, स्क्रूटनी होती है नॉमिनेशन फॉर्म की। फिर इलेक्शन कैंपेन होता है, लोग आते हैं ना झंडा लेके अलग अलग रैली करते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग होता है। फिर एक्चुअल में वोटिंग होता है, हम वोट डालने जाते हैं, उसके बाद वोट्स का काउंटिंग होता है और फिर इलेक्शन का रिजल्ट आता है। और इलेक्शन के बाद अगर कोई झगड़ा वगड़ा होता है उसका डिस्प्यूट्स का सोल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट विच मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कैसे बना है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो राइट टू वोट के वजह से वोट का अधिकार आज भी है, नहीं तो बहुत सारे कंट्रीज़ में वोट ही नहीं होते ठीक है ना, यहाँ पे वोट तो हो रहा है लेकिन वोट भी चोरी हो रहा है कि नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अब वो वोट चोरी हो रहा है कि नहीं वो भी उस बात का पक्का सबूत नहीं है, मतलब बोलने वाली बातें हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बिकॉज वी नेवर नो अंदर क्या हो रहा है, हमको नहीं पता, हम आम जनता है, आम जनता को कुछ नहीं पता होता है कि नहीं, सब बड़े बड़े लोग को पता होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लॉज रिलेटेड टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन, शेड्यूल कास्ट ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट होता है, ठीक है, पॉलिटिकल मेच्योरिटी हो गया। इसके अलावा सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन हो गया, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया। ये सारी चीज़ें ही ऐसे कंपोनेंट्स है जो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती है, सक्सेसफुल बनाती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट का वर्क क्या है, सबसे पहले टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, यानी जो 18 साल के ऊपर है उनका लिस्ट में नाम निकालना, एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट को अपडेट करना, न्यू आते रहते हैं ना, तो ज्वाइन होते रहते हैं तो अपडेट करते रहना,
न्यू वोटर्स का नाम इंक्लूड करना, और साथ में आइडेंटिटी कार्ड, आपको पता है ना वोटर आईडी कार्ड होता है, मेरे पास भी है, आपके पास भी होएगा जब आप 18 साल के ऊपर हो जाओगे, तो वोटर आईडी कार्ड इशू होता है, वो पोस्ट से आता है आपके घर पे, उस वोटर कार्ड आईडी को आप दिखा के वोट डालने जा सकते हो अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये क्या है चैप्टर नंबर 3 का, देखो ये टाइमलाइन है पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत मस्त चैप्टर है, इसको पढ़ना अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है एक एक चीज़ हर एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। ठीक है, तो जाके देख लेना वीडियो 1x की 2x की स्पीड पे लगा के। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, INC बोलते हैं। 1885 मतलब आज से 150 साल पुरानी पार्टी है लगभग। ठीक है, फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी जो BJP है, जो आज के डेट में रूलिंग पार्टी है कि नहीं। 1984 में बहुजन समाज पार्टी BSP पार्टी है, ये बना था। और इसके अलावा 1998 में तृणमूल कांग्रेस TMC बना था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, याद रख लेना। इसके अलावा ये चार्ट को कंप्लीट करना है। मेजर रीजनल पार्टी इन महाराष्ट्र, ये तो आप जानते होंगे, अगर आप महाराष्ट्रियन हो, महाराष्ट्र में रहते हो इतने सालों से, तो आपको पता होगा कि हमारे महाराष्ट्र में कौन कौन सी रीजनल पार्टी है बड़ी बड़ी। तो कुछ नाम लिखा है मैंने, जैसे शिवसेना है, अभी तो शिवसेना स्प्लिट हो गई है, पहले जब ये सिलेबस आया था तब तक तो नहीं थी, लेकिन शिवसेना अभी स्प्लिट हो गई, अब 2 शिवसेना है। एक शिवसेना के जो लीडर है हमारे एकनाथ शिंदे जी है, और दूसरे शिवसेना के जो लीडर है वो है उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, अब 2 शिवसेना हो गई। वैसे महाराष्ट्र नव निर्माण सेना है MNS, ठीक है, मनसे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है RPI, इसके अलावा पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी है NCP है, नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा ये तो रीजनल पार्टीज हो गई, लेकिन इसके अलावा और भी महाराष्ट्र में पार्टी है जो नेशनल लेवल पे काम करती है, चाहे वो BJP हो चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखना। अब NCP भी शायद 2 पार्ट हो गए, NCP शरद पवार, NCP अजित दादा पवार। ठीक है ना, ये 2 पार्टी भी स्प्लिट हो गई है। शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के बारे में थोड़ा सा चीज़ें हैं, जैसे बात करें तो मेन पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र में, काफ़ी मेन पार्टी है। ये 1966 में एस्टाब्लिश हुई थी। ठीक है, हमारे बाला साहेब ठाकरे जी, पता है ना आपको, तो महान व्यक्ति थे, उन्होंने ये फाउंड किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या था, ताकि मराठी अस्मिता, जो मराठी पीपल है उनके लिए काम किया जाए, उनकी राइट्स की प्रोटेक्शन किया जाए, प्रमोशन किया जाए मराठी लैंग्वेज का। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उनका मेन आइडियोलॉजी था। 1995 में इन्होंने कोएलिशन बनाया, BJP के साथ सरकार बनाई, महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स में आए, पावर में आए। तो ये चीज़ें हैं कुछ शिवसेना के बारे में जो आपको पूछ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें मेजर नेशनल पार्टी इंडिया, नेशनल पार्टी कौन कौन से हैं जो नेशन में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल में। ठीक है, इसके लिए पहले पे रखा है भारतीय जनता पार्टी BJP, इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस है INC, बहुजन समाज पार्टी BSP है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस TMC है, नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी NCP है, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी CPIM है, आम आदमी पार्टी है। ऐसे और भी अनगिनत पार्टी है, आप इसमें ऐड कर सकते हो, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, I'm सॉरी। हाँ, आगे देखो, यहाँ पे AC बंद कर देता हूँ यार। हाँ, चलो आगे क्या बोल रहा है, मेजर मूवमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, याद है ना, चैप्टर नंबर 4 में है ये। बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जैसे कि इन्वायरमेंट्स मूवमेंट, यानी इसके लिए इन्वायरमेंट को रक्षा करने के लिए मूवमेंट हुआ था। किसान का आंदोलन हुआ था, फार्मर्स मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, ठीक है ना, लेबर्स लोग का जो मजदूर थे उन्होंने भी आंदोलन किया था। फिर ट्राइबल मूवमेंट हुआ था, जो ट्राइबल लोग होते थे, वुमेंस के लिए वुमेंस मूवमेंट था, कंज्यूमर मूवमेंट्स था। तो ऐसे कई सारे आंदोलन हुए थे, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने चैप्टर में, जाके देख लेना, बस सर्च कर लो। जो भी चैप्टर पढ़ना है ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ना है, बस लिख दो कि 10th स्टैंडर्ड साइंस पढ़ना है तो साइंस, SST पढ़ना है तो SST का हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख दो, चैप्टर का नाम लिख दो और आगे लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल्स। आपको हमारे वीडियो देखने मिल जाएंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है, डिमांड्स ऑफ फार्मर मूवमेंट। फार्मर मूवमेंट यानी किसान का जो आंदोलन होता है, उसमें डिमांड क्या था, तो उनका डिमांड था कि भाई पहले तो जो भी हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं उसका प्रॉपर दाम हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा हमें हमारा जो कर्ज है उसको सरकार माफ़ कर दे। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से हम जो चीज़ें निकालते हैं उसको भी एक मान मिले, यानी एग्रीकल्चर को भी एक इंडस्ट्री का दर्जा मिले। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर करने वाले लोग मतलब गए गुजरे लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि मैं तो पर्सनल लेवल पे मैं अगर बोलूँ ना, मेरी बात करूँ ना, एग्रीकल्चर बहुत महान चीज़ है, हमने इसको छोटा दिखाया है। एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है, मान लो सब लोग तरक्की कर ले, सब लोग पढ़ लिख के ना सिर्फ जॉब ही करेंगे, तो भाई खेती कौन करेगा, अनाज कहाँ से आएगा। आप जो खाना खाते हो घर जाके, दाल चावल रोटी भाजी, वो कहाँ से आएगा। तो किसान का रहना हमारे देश में बहुत जरूरी है भाई, तो ये बहुत जरूरी चीज़ है। इसके अलावा कर्ज माफी, डेप्थ कैंसलेशन, नेशनल पॉलिसी निकालना एग्रीकल्चर के लिए, ये सब कुछ डिमांड थे फार्मर मूवमेंट के, किसान आंदोलन में जब सरकार से डिमांड थे। इसके अलावा चैप्टर 5 में चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, क्या क्या इंडियन डेमोक्रेसी में चैलेंजेस आए थे, जैसे कम्युनलिज्म आ गया था, टेररिज्म आ गया था, बहुत तो आता ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट जो नक्सलिज्म था वो आ गया था, करप्शन तो है ही, आपको पता ही है पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा करप्शन है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, इतने भयंकर भयंकर क्रिमिनल केसेस से चार्जेस है कि भाई पूछो मत, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में है तो सब माफ है कि नहीं। सोशल चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे, तो ये चीज़ें याद रख लेना, खत्म, बस यही सब था, खत्म। ठीक है ना, तो ये इतने सारे जो कॉन्सेप्ट चार्ट मैंने बताए हैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट चार्ट नहीं बताए, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। इसमें आपको MCQs भी अगर इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर पाओगे,
1 मार्क्स 2 मार्क्स से और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप कर पाओगे, ट्रू और फॉल्स वगैरह पूछे जाएंगे तो कर पाओगे। मतलब कहीं ना कहीं मैंने ऑलमोस्ट आपको पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारा कंसेप्ट सिखा दिया है इसके माध्यम से। अब जरूर से इसको मन में याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को एक बार और देख लो 1.5 की स्पीड पे, लेकिन देखो जरूर और याद जरूर करो, बाय हार्ट करना, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और कमेंट में जाते जाते लिख के जाना आपकी बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स, मन लगा के पढ़ते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके राहुल सर आपके लिए हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहो आप लोग और सपोर्ट करते रहो। वीडियो पसंद आया होगा, दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।